हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप लोगों के लिए आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए क्लास के साथ। आज मैं लेकर आया हूँ 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था। इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। ये आपके BA में है और साथ ही आपको MA में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा साथ ही साथ या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यह आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये इससे संबंधित प्रश्न के बारे में हम अगर प्रकाश डालें तो हम देखेंगे कि आपको यह सीधा पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन करें अथवा ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका पर प्रकाश डालें। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 चरणों में विकसित हुआ और प्रत्येक चरण में इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित किया। प्रारंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों की पूर्ति का साधन बना दिया था और अंततः भारत ब्रिटेन के एक ऐसे उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो गया जो ब्रिटिश निर्मित मालों के लिए उचित बाजार तथा ब्रिटेन के कच्चे माल एवं भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने का कार्य करता था। इस तरह भारत ब्रिटिश निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे लाभदायक स्थान सिद्ध हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न रूपों में लगभग 3 चरणों में विभाजित करके हम उसको अध्ययन करेंगे। तो हमने पाया कि जो अर्थव्यवस्था थी यह निरंतर ब्रिटिश शोषणों का और उनकी लूट का आधार बनती जा रही थी। इसमें ब्रिटिशों के द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जा रहा था कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया जाए। तो हम अपने इस विषय को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 चरणों में विभाजित करेंगे। एक एक करके हम भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रशासकों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो चरण है वह 1757 के पूर्व की अवस्था होगी। तो हम देखेंगे कि 1757 के पूर्व कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने व्यापार से अधिकाधिक लाभ कमाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें सर्वप्रथम विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। इस एकाधिकार को स्थापित करने के लिए उन्हें अनेक यूरोपीय देशों को बलपूर्वक पूर्वी व्यापार से हटाना था। भारतीय आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए उनके लिए भारतीय व्यापारियों का उन्मूलन आवश्यक था। इन कार्यों के लिए कंपनी को अपार धनराशि की आवश्यकता पड़ी जिसे ब्रिटिश सरकार नहीं दे सकती थी। ऐसी स्थिति में भारतीय राजस्व पर अधिकार सुरक्षित करना ही एकमात्र उपाय बचा था। लेकिन जब तक मुगल साम्राज्य मजबूत रहा तब तक वे इस उद्देश्य में असफल रहे। 1757 में उन्हें अवसर मिला जब भारत के सबसे उपजाऊ तथा धनाढ्य प्रदेश बंगाल में उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। आप सबको पता है
1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उस युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो वर्तमान में झारखंड है, यह संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिशों के हाथों में आ गया। ठीक है, तो यह एक चरण के रूप में देखा जा सकता है। बंगाल पर आधिपत्य होने के साथ ही उन्हें मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय स्रोत मिल गया। अब बंगाल का राजस्व उनके हाथों में आ गया तथा बंगाल की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश हितों के अनुकूल बन गई। इसके पश्चात धन के बहाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई, जिसके अंतर्गत बंगाल के राजस्व को विभिन्न मदों से सीधे ब्रिटेन हस्तांतरित कर दिया जाता था। ब्रिटिशों द्वारा इस राजस्व का प्रयोग बंगाल पर अपने अधिकार को कायम रखने तथा अन्य भारतीय प्रांतों पर इसके विस्तार में किया जाता था। इस प्रकार धन का एक बड़ा हिस्सा सेना के संचालन पे खर्च होता था। इस धन के बहाव तथा ब्रिटिश प्रशासकीय ढांचों पर आवश्यकता से अधिक व्यय के फलस्वरूप लोग गरीबी के शिकार हो गए। आंतरिक व्यापार से अधिक धन कमाने के लिए अंग्रेजों ने सूत की बिक्री और निर्मित मालों की खरीद पर एकाधिकार जमा लिया। उनका एकाधिकार भारतीय हस्तशिल्पकारों के लिए अलाभकारी सिद्ध हुआ। अब वे अपने पेशे को छोड़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पर भार बढ़ता गया तथा किसानों की आय पहले से बहुत कम हो गई। लेकिन इस प्रथम चरण के दौरान अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचे में कोई भी मौलिक सुधार नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य ध्येय बंगाल के राज्य पर अधिकार करना था और जब तक उनके हितों की पूर्ति होती रही, उन लोगों ने अन्य किसी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये आपका पहला चरण था। पहले चरण में हमने देखा किस प्रकार बंगाल का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिशों के अधीन आ गया और उन्होंने धन के निष्कासन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ठीक है, अब इसका द्वितीय चरण हम देखते हैं। दूसरा चरण, द्वितीय चरण 1813 में आरंभ हुआ, जब भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटेन वासियों के लिए खुला छोड़ दिया गया। इस काल में बदली हुई ब्रिटिश अर्थव्यवस्था एवं प्रशासनिक ढांचों में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्ग काफी प्रभावशाली हो गया था। उन्हें निर्मित मालों की बिक्री से बहुत लाभ मिलता था, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक बाजार की आवश्यकता थी। साथ ही साथ उनके उद्योगों को निरंतर उत्पादन हेतु कच्चे माल की तथा मजदूरों को खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध बदलने लगे। अब ब्रिटिशों का मुख्य लक्ष्य भारत के उद्योग धंधों को
पंगु बनाना था तथा कच्चे माल एवं खाद्य सामग्री प्राप्त करने के स्रोत के रूप में बदल देना था। 1813 ईस्वी में भारतीय बाजारों को प्रत्येक ब्रिटिश उत्पादक के लिए खुला छोड़ दिया गया, अर्थात कंपनी के साथ साथ ब्रिटिशों ने इंग्लैंड के सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दे दी। भारतीय बाजार में उनके प्रवेश पर खुली छूट थी। संचार माध्यमों को विकसित किया गया जिससे भारतीय बाजार के कोने कोने पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के लिए जो पहले से ही ब्रिटिश नीतियों का शिकार था, 1813 ईस्वी के पश्चात उसके आंतरिक बाजार भी नष्ट हो गए। इस प्रकार यह उन पर एक निर्णायक चोट थी। इन धंधों में लगे हुए लोगों के लिए कृषि पर आश्रित होने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचा। बेहतर संचार माध्यमों के फलस्वरूप ब्रिटिश माल ग्रामीण बाजारों तक भी पहुंच गया और इससे ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को काफी बुरा झटका लगा। ग्रामीणों का सदियों पुराना व्यवसाय नष्ट हो गया जो उनकी आय का मुख्य आधार थी। इससे भारतीय किसानों की निर्धनता बढ़ी। अब वह भारत में निर्मित मालों के आयात के बदले भारत से कच्चे माल एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रारंभ हो गई। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक ढांचों को भारतीय संसाधनों के आर्थिक शोषण की इस पद्धति के अनुकूल बनाया गया। तो इस प्रकार हमने देखा द्वितीय चरण में क्या हुआ कि 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिशों ने वहां के सभी व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके कारण वहां के व्यापारी भारत में खुले रूप से अपना व्यापार प्रारंभ कर दिए। रेल तथा यातायात के संचार के साधनों के कारण वे अपनी पहुंच ग्राम के दूर दराज के क्षेत्रों तक सुनिश्चित कर सके, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले से ही चोट खाई हुई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तो द्वितीय चरण में हमने देखा। अब हम तीसरे चरण पर प्रकाश डालेंगे। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई। इस काल में दूसरे अनेक यूरोपीय देशों में भी औद्योगिकीकरण हो चुका था और अब उनमें बाजारों तथा कच्चे माल एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। इस प्रकार सभी औद्योगिक देशों के लिए बाजार कम पड़ रहे थे। ब्रिटेन में पूंजीवादी वर्ग ने अपार धन अर्जित किया था, जिसे वे और अधिक लाभ हेतु अन्य कहीं और निवेश करना चाहते थे। वे इसे ब्रिटेन में निवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे वहां मजदूर वर्ग को सौदेबाजी करने का प्रोत्साहन मिलता। ऐसी स्थिति में भारत में अनेक अवसर उपलब्ध थे। यह पूरी तरह से ब्रिटिश प्रशासकों के अधीन था और ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों के अनुकूल आसानी से नीतियां भी बनाई जा सकती थी।
तथा उन्हें कार्य रूप भी दिया जा सकता था। मजदूर तथा कच्चा माल यहाँ आसानी से तथा सस्ते दामों पर उपलब्ध थे। इसलिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी पूंजी निवेश प्रारंभ किए। अब ब्रिटिश पूंजी के अंतर्गत अनेक उद्योग धंधों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि की स्थापना की गई। लेकिन ऐसा भारतीयों के लाभ को दृष्टि में रखकर नहीं किया गया था। उनकी हालत पूर्ववत दयनीय ही बनी रही। इन सभी क्षेत्रों में होने वाले समस्त लाभ को ब्रिटेन भेज दिया जाता था। यहाँ तक कि उस लाभ का छोटा से छोटा अंश भी भारत के विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया जाता था। भारतीय जनता को इससे सिर्फ इतना ही लाभ हुआ कि उन्हें अपने जीविकोपार्जन हेतु काम मिल पाया। तो इस तरह से हमने 18वीं शताब्दी के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। इसके 3 चरणों के आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का अलग अलग चरणों में किस प्रकार से दोहन हुआ। सबसे पहले 1757 के पूर्व की जो दशा थी वह क्या थी कि वहां मुगलों का नियंत्रण था और अंग्रेजों को यहां व्यापार करने में काफी कठिनाइयां आ रही थी। और उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र, जो उस समय एक सम्मिलित प्रांत हुआ करता था, उस पर एकाधिकार स्थापित किया और वहां से धन के शोषण अथवा निष्कासन का कार्य प्रारंभ किया। और इससे भारतीय व्यापारी, दस्तकारों और कारीगरों को तय की गई कंपनी की दर पर और उनके तय मात्रा के आधार पर उन्हें वो सामान देना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि वे लोग गरीबी और दुर्दशा के शिकार हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। आगे चलकर हमने देखा कि दूसरे चरण 1813 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1813 ईस्वी के बाद इसके महत्वपूर्ण बदलाव में हमने देखा कि कंपनी ने 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में व्यापार के लिए सभी इंग्लैंड वासियों को छूट दे दी। अब कंपनी के साथ साथ वहां के अन्य व्यापारी भी भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगे, जिसके कारण उन्होंने अपने सामान, उनकी वस्तुओं को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया, रेलवे और यातायात और परिवहन के साधनों के माध्यम से, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो काफी कठिन दौर से गुजर रही थी, इस दौर में और भी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब इसके पश्चात जो हमारा तीसरा चरण है वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ, जब विश्व के लगभग सभी देशों में औद्योगिकरण संपन्न हो चुका था। अब सभी देशों के व्यापारी यहाँ भारत में अपने माल खपाने के लिए, कच्चे माल के लिए और खाद्य पदार्थों के लिए आने लगे और उनमें प्रतिस्पर्धा कायम हो गई। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफी कठिन दौर से गुजर रही थी, इनके आगमन के पश्चात पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर पतन का कारण बनी। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ऋणग्रस्तता, दरिद्रीकरण, शोषण की शिकार होती चली गई और इसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से समाप्ति के कगार पे पहुंच गई। इसके लघु और कुटीर उद्योग तो समाप्त हुए ही साथ इसकी कृषि पर बोझ बढ़ता चला गया और कृषि भी
पारंपरिक आधार पर संचालित होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि पर दबाव बढ़ने के कारण भारतीय निरंतर गरीब से गरीब होते चले गए। इसी पर एक इतिहासकार ने लिखा है, सव्यसाची भट्टाचार्य ने, कि भारतीयों के साथ जो शोषण किया जा रहा था वह मछली को मछली के तेल में ही भुनना, इस तरह से संबोधित किया है। अर्थात भारतीयों से प्राप्त होने वाला राजस्व ब्रिटेन भेजा जाता था और वहां से उसकी समृद्धि का आधार बनता था। उसके बाद पुनः वही धन वापस भारत आकर भारत के पुनः शोषण का आधार बनता था। इसे दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ में नैतिक निकास और लहू चूषण की भी संज्ञा दी है। इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के मध्य में पतन के ओर अग्रसरित होने लगी, जो आगे के उत्तरोत्तर कालों में पूरी तरह से पतन के गर्त में समा गई और भारतीय दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को और अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय काफी रोचक और सहजता से समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई सवाल या कोई आशंकाएं हैं तो आप हमें कमेंट में हमारे मैसेज छोड़ दें, हम उनका यथाशीघ्र निष्पादन करेंगे। और इसी विश्वास के साथ और मंगल कामना के साथ कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। हम कल फिर से हाजिर होंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।